बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के कोर्स में ऑसिलेटर सर्किट्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। ऑसिलेटर सर्किट्स जो हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं एक पीरियोडिक वेव फॉर्म को अपनी आउटपुट के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे जो है वो इस डायग्राम में जो है वो दिखाया गया है। यानी इनपुट जो है वो डीसी सप्लाई ली जाती है वोल्टेज के, और ऑसिलेटर सर्किट्स जो हैं आउटपुट के ऊपर साइनोसाइडल, स्केयर वेव या ट्रायंगुलर वेव, यानी कोई भी पीरियोडिक सिग्नल, साइनोसाइडल या नॉन साइनोसाइडल जो है वो सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल जो है वो अपने आउटपुट के ऊपर प्रोड्यूस करती है। यानी एज अ इनपुट जो है वो इसको हमने डीसी सप्लाई प्रोवाइड करनी है, और ये आउटपुट के ऊपर हमें एसी सिग्नल या साइनोसाइडल सिग्नल देगा या पीरियोडिक सिग्नल देगा। समटाइम जो है वो रिपीटेशन जो है वो इनपुट सिग्नल जो है उसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है। स्पेशली यूं कह लें कि कुछ ऑसिलेटर जो हैं जो सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेशन जहाँ पे ज़रूरत होती है एप्लीकेशन जिनमें, वहाँ पे जो है वो रिपीटेटिव जो इनपुट सिग्नल है वो रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज इसकी इनपुट सिग्नल की रिपीटेशन जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती। तो आउटपुट जो है वो वोल्टेज कैन आइदर बी साइनोसाइडल और नॉन साइनोसाइडल। ये साइनोसाइडल है और ये नॉन साइनोसाइडल। एसेंशली जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उस, यानी डीसी पावर सप्लाई की सूरत में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको एक पीरियोडिक वेव फॉर्म जो है उसमें प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर जो है वो शो किया गया है। ऑसिलेटर्स जो है वो बेसिकली हमारे पास दो तरह के ऑसिलेटर्स होते हैं। एक को हम जो है वो फीडबैक ऑसिलेटर्स कहते हैं और दूसरा जो है वो हमारे पास रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स हैं। फीडबैक ऑसिलेटर्स जो हैं वो बेसिकली इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं कि जो सिग्नल जो है आउटपुट के पे आ रहा है उसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो एज अ फीडबैक इनपुट का दोबारा हिस्सा बना के विदाउट जो है वो फेज शिफ्ट, यानी अगर इधर सिग्नल जो है वो ऐसे आ रहा है तो यही सिग्नल फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो इसका इधर आएगा। यानी ये अब दोनों सिग्नल सेम है, यानी फेज इन्वर्जन नहीं है। फेज जो है वो इन फेज जो है वो इसके अंदर सिग्नल जो है वो दोबारा इनपुट का हिस्सा बनता है। तो नो फेज शिफ्ट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये जो हमारे पास फीडबैक सर्किट है इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एम्पलीफायर की। जो एम्पलीफायर यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे उसका यूनिटी गेन होना चाहिए। ठीक है, एक चीज जो यहाँ पे है वो ये फेज शिफ्ट जो है वो नहीं चाहिए, लूप गेन जो है वो यूनिटी चाहिए, और एम्पलीफायर जो है वो पॉजिटिव फीडबैक जो है उसके तौर पे काम करे, यानी गेन जो इसका हो वो पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे काम कर रहा हो। तो फीडबैक ऑसिलेटर्स जो है उनकी ये कंडीशंस हैं हमारे पास, या ये प्रिंसिपल्स हैं। फीडबैक सर्कल जो है इनके प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करेगा। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स जो है उसमें आरसी सर्किट जो है वो एज अ टाइमिंग सर्किट इस्तेमाल होते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास नॉन साइनोसाइडल जो है सिग्नल्स उनको, या नॉन साइनोसाइडल जो वेव फॉर्म है आउटपुट के ऊपर, स्केयर वेव फॉर्म्स जो है आउटपुट के ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे 555 टाइमर हमारे पास एक जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की एग्जांपल है। ऑसिलेटर्स जो हैं वो बेसिकली काम करते हैं डीसी इनपुट लेकर एसी या अल्टरनेट सिग्नल जो है वो साइनोसाइडल या नॉन साइनोसाइडल आउटपुट के ऊपर देने के लिए। यही प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास बेसिकली इन्वर्जन का प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे हम कन्वर्जन में क्या करते हैं, एसी सिग्नल को लेके कन्वर्ट करते हैं थ्रू डायोड सर्किट्स डीसी सिग्नल में। अब हम आज डीसी सिग्नल लेंगे और उसको कन्वर्ट करते हैं हम अल्टरनेटिंग सिग्नल सोर्स के अंदर ऑसिलेटर्स के तौर पे। जैसे कि हम लोग जो है वो आजकल यूपीएस के प्रिंसिपल के ऊपर देखें तो वो यही है कि बैटरी से सिग्नल लेता है और फिर उससे एसी सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और वहां पे ये ऑसिलेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास नॉन साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए होती है। यानी ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो टाइमिंग है रेजिस्टर के थ्रू
उन पे डिपेंड होते हैं। इनको जो है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स जो है हमारे नेक्स्ट हाफ का हिस्सा होगा। पहले हम लोग जो है वो फीडबैक ऑसिलेटर्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। फीडबैक ऑसिलेटर्स जो हैं उनके प्रिंसिपल जो हैं वो हमारे पास बेसिकली प्रिंसिपल जो इनके ऊपर ये बेस करते हैं फीडबैक ऑसिलेटर्स, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉजिटिव फीडबैक। यानी ऑसिलेटर जो है वो हम पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक को हम यूज करते हैं ऑसिलेशन के प्रोसेस के लिए। नेगेटिव फीडबैक को हम यूज करते थे एम्पलीफिकेशन के लिए, सस्टेनेबल जो है एम्पलीफिकेशन लेने के लिए। यहाँ पे हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव फीडबैक सर्किट्स हैं उनके साथ ऑसिलेशन के साथ जो कंडीशंस हैं, वो बेसिक कंडीशंस जो है ऑसिलेशंस की वो क्या है, और फिर हम स्टार्टअप कंडीशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक जो है वो डायग्राम जो है वो ड्रॉ की है। इस डायग्राम में आप ये देखें कि यहाँ हमारे पास एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर की आउटपुट जो है उसका कुछ पोर्शन जो है एज अ फीडबैक सर्किट जो है वो दोबारा इनपुट का हिस्सा बन रहा है। अब यहाँ पे देखें ये सिग्नल बड़ा है, ये भी सिग्नल बड़ा है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन जो है वो ये फीडबैक में सिग्नल छोटा है, इसमें आ रहा है। और ये पे हमारे पास एक चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो ये है कि ये दोनों सिग्नल जो है वो इन फेज हैं, दोनों इन फेज सिग्नल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो हमने यूज किया है पॉजिटिव फीडबैक के लिए। यानी इन्वर्जन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इन फेज हमने सिग्नल को दोबारा रखना है, तो हम इसके लिए जो है वो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट वाला जो सर्किट है वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहां पे जो हमारे पास देखने वाली बात है वो ये है कि इस फीडबैक सर्किट के अंदर ये जो फीडबैक वोल्टेज है वो दोबारा इस इनपुट का हिस्सा बन रही है। इसको मिल रहा है डीसी सप्लाई, वीडीसी मिल रही है। वीडीसी से ये एम्पलीफिकेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां पे हमें एक तो एम्पलीफायर चाहिए, एक हमें फीडबैक सर्किट चाहिए, और जो एम्पलीफायर हमने यहाँ पे लेना है वो हमारे पास क्लोज लूप जो है वो क्रिएट कर रहा हो, जिससे ये हो कि सिग्नल जो है वो खुद ब खुद ही सस्टेन करें अपने आप को, और कंटिन्यूस जो है वो साइनोसाइडल आउटपुट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करें। इस फिनोमेना को जो है वो हम ऑसिलेशन का फिनोमेना कहते हैं। इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फेज शिफ्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। इन फेज सिग्नल हो आउटपुट, और फीडबैक सर्किट दोबारा जो है वो इसके साथ इन फेज कंडीशन जो है उसको फुलफिल कर रही हो। दूसरी जो पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेशन के लिए कंडीशंस हैं हमारे पास वो ये है कि हमारे पास जो ऑसिलेटर है वो बेसिकली जो फीडबैक सर्किट और आउटपुट के दरमियान, यानी दोबारा जो पोर्शन इसका बन रहा है वो 0 डिग्री की फेज शिफ्टिंग हो, नो फेज शिफ्ट। ये अभी हमने डिस्कस किया, ये पहली कंडीशन है स्टार्ट अपनी ऑसिलेशन की। दूसरी कंडीशन जो है वो ऑसिलेशन की क्या है? दूसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास है कि वोल्टेज गेन जो है, जिसे हम क्लोज लूप वोल्टेज गेन कह रहे हैं, वो एम्पलीफायर का वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1 होना चाहिए। अब क्लोज लूप गेन जो है वो वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई बाय अटेन्युएशन फैक्टर ऑफ द फीडबैक सर्किट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिलके यूनिटी होना चाहिए हमारे पास। इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि इसका जो क्लोज लूप गेन है वो आउटपुट जो है उसको सस्टेन रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए यूनिटी दरकार है हमें। तीसरी जो हमारे पास इसमें बात है वो ये है कि स्टार्टअप कंडीशन क्या होनी चाहिए। यानी ये तो है कि उसको सस्टेन करने के लिए जो है वो यूनिटी गेन चाहिए, लेकिन इनिशियली जो हमारे पास क्लोज लूप गेन है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये पैदा होता है कि हमारे पास जो ऑसिलेटर है उसको नॉर्मली जो है क्यों हम ग्रेटर देन 1 जो है वो क्लोज लूप को रखना है। तो इनिशियली जो है वो ऑसिलेटर जो है वो हमारे पास ऑफ कंडीशन में होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कोई भी आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है।
और जो फीडबैक सिग्नल है ओरिजिनेट हो रहा है स्टार्टअप, यानी पॉजिटिव फीडबैक जो बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है इसका फीडबैक का, उसमें इनिशियली स्मॉल जो पॉजिटिव फीडबैक वोल्टेज डेवलप हुई है वो बेसिकली थर्मल कैलोकल कंडीशन की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी होती है, और उसके अंदर जो है वो ब्रॉड बैंड जो है वो हमारे पास नॉइज जो है वो भी शामिल हो सकता है रेजिस्टर्स की वजह से या दूसरे कंपोनेंट की वजह से, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पावर सप्लाई जैसे ही हम टर्न ऑन करते हैं तो वो ट्रांजिएंट कंडीशन में होती है, जिसकी वजह से फीडबैक सर्किट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन फ्रीक्वेंसीज को जो कि सिलेक्टेड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज की होती है, जो कि इन फेज या एम्पलीफायर की इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उनको परमिट करता है कि वो एज अ वोल्टेज जो है वो उसको कलेक्ट करे। इनिशियली फीडबैक जो वोल्टेज है वो एम्पलीफायर की कॉन्टिन्यूसली रिफोर्स कर रही होती है, और जिसकी वजह से रिजल्ट हमें ये मिलता है कि आउटपुट जो है वो हमारे पास जो है वो उसके हिसाब से जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव फीडबैक है उसकी जो हमारे पास वोल्टेज गेन होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो एम्पलीट्यूड जो है उस वोल्टेज का वो फिर क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इन अटेन्युएशन फैक्टर्स या इन नॉइजी फैक्टर्स या इन स्टार्टअप कंडीशंस फैक्टर्स जो अभी मैंने डिस्कस किए, जिसमें ये है कि थर्मली जो हमारे पास बोर्ड है उसमें कुछ डेवलप हो सकती है वोल्टेज, और कुछ नॉइज ऐड हो सकती है रेजिस्टर्स के अंदर या दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर जैसे ही पावर सप्लाई हम ऑन करते हैं, तो इन फैक्टर्स की वजह से हमें जो है वो वोल्टेज गेन स्टार्टअप में जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी रखना है, तो थोड़ी देर के बाद सर्किट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सस्टेन कर लेगा यूनिटी गेन को, और ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। अगर हम स्टार्टअप में ही गेन जो है वो मेंटेन रखते हैं यूनिटी पे, तो फिर क्या होगा, हमारा जो डिजायर्ड एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वो हमें नहीं मिलेगा, हमें कम वैल्यू जो है उसके हिसाब से मिलेगी। अगर मुझे ऑसिलेटर जो है वो 10 वोल्टेज पीक वैल्यू का डिजायर्ड है, तो फिर वो 10 वैल्यू के हिसाब से मुझे जो है वो रिजल्ट्स नहीं देगा, वो मच लेस देन 10 वोल्टेज जो है वो मुझे रिजल्ट दे रहा होगा। तो ये स्टार्टअप कंडीशंस हैं किसी भी ऑसिलेटर के लिए, वो भी फीडबैक ऑसिलेटर्स के। वेन ब्रिज ऑसिलेटर फीडबैक सर्किट, चूंकि नॉर्मली मैंने कहा कि ये ऑसिलेटर जो है वो हमारे पास आरसी सर्किट्स को एज अ फीडबैक सर्किट हम इस्तेमाल करेंगे इन सर्किट्स के अंदर। साइनोसाइडल जो है वो फीडबैक ऑसिलेटर्स के तौर पे वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका फंडामेंटल जो पार्ट है वो है लीड लैग सर्किट। R1 और C1 जो है वो यहाँ पे लैग पोर्शन बना रहे हैं, जबकि C2 और R2 जो है वो लीड पोर्शन बना रहे हैं। कह सकते हैं कि इस लीड लैग सर्किट का जो ऑपरेशन है वो कुछ यूं है कि जब लोअर फ्रीक्वेंसीज होती है, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं, तो लोअर फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनके ऊपर हमारे पास ये जो C2 और R2 है, ये इनकी रिएक्टेंस जो है वो ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करती है इनकी रिएक्टेंस कम होना शुरू हो जाती है, और ये फिर वोल्टेज जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं। जैसे ही स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारे पास अटेन होती है, तो इनका जो रिस्पॉन्स है वो एडा जो हमारे पास R1 और C1 है यानी लैग सर्किट है वो टेक ओवर कर जाता है। तो अल्टीमेटली ये होता है कि वो जो हमारे पास लीड एंड लैग सर्किट जो है वो इंक्रीज करता है, जैसे लीड सर्किट जो है वो वोल्टेज आउटपुट को इंक्रीज करता है तो टेक ओवर कर रहा होता है फिर उसको लैग सर्किट, और वो उस वोल्टेज को जो है वो डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो है वो लीड और लैग सर्किट जो है वो सिग्नल जो है उसको आउटपुट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पॉइंट के ऊपर जो है वो मेंटेन रखती है। इस पॉइंट के ऊपर जो अटेन्युएशन हमारे पास होगी सर्किट की वो 1/3 होनी चाहिए, यानी
1/3 जो है वो हमारे पास आउटपुट ओवर इनपुट कुछ इस तरह से हो। और वो हम कैसे अटेन कर सकते हैं, अगर हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर 1 इज इक्वल टू रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर 2 हो, तो फिर हम जो है वो ये गेन जो है वो अटेन कर सकते हैं। फ्लाइड की बुक से जो है वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अपेंडिक्स बी के अंदर जो है इसकी डेरिवेशन जो है वो गिवन है। आप लोग जो है वो वहां से जाके इसको जरूर देखिएगा, और ये आपकी असाइनमेंट के तौर पे भी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने इसकी डेरिवेशन करनी है और फिर मुझे जो साथ जो है वो डिस्कस भी करना है, और मुझे आपने इसकी डेरिवेशन जो है वो सेंड भी करनी है। इसके बाद जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, इसके लिए वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और वो हमारे पास 2πfc होगा। यहाँ पे चूंकि हमने 2πRC होगा, यहाँ पे हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जो R और C है ये हमने चूंकि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो है बराबर रखी है, इसलिए हमने R और C के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। तो अगर हम लीड लैग सर्किट जो है उसको समराइज करें तो हम ये कहते हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जहां पे फेज जो है वो हमारे पास शिफ्ट जो है वो सर्किट का 0 डिग्री अटेन करना है, तो अटेनुएशन जो है वो 1/3 चाहिए होगी। कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम के ऊपर जो लीड सर्किट है वो डोमिनेट करता है, और आउटपुट जो है वो इनपुट को लीड कर रही होती है। जबकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर लैग सर्किट जो है वो डोमिनेट करता है, और वो आउटपुट जो है उसको, यानी फिर आउटपुट जो है वो इनपुट से लैग कर रही होगी। सो दैट्स व्हाई इसे हम लीड लैग सर्किट कहते हैं, और यही लीड लैग सर्किट एज अ फीडबैक सर्किट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है वेन ब्रिज ऑसिलेटर के। यहाँ पे वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये लीड लैग सर्किट है। अब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आप देखें एम्पलीफायर के, हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि हमारे पास पॉजिटिव फीड के ऊपर जो है वो ये लीड लैग सर्किट जो है ये हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ये लीड लैग सर्किट। अब लीड लैग सर्किट को जो है वो हमने पॉजिटिव फीडबैक के अंदर इस्तेमाल किया, और वोल्टेज डिवाइडर को हमने नेगेटिव फीडबैक के लूप के तौर पे इस्तेमाल किया। अब ये दोनों कैसे मतलब काम करेंगे? वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इनपुट सिग्नल जो है वो हमारे पास फीडबैक आउटपुट से लेकर लीड और लैग सर्किट से कर रहे हैं। तो अगर हम इसके क्लोज लूप की बात करें तो क्लोज लूप में हमारे पास इसका 1/b जो है वो हमारे पास था, तो 1/b है, तो यहां हमारे पास 1/b ये जो है हमारे पास अटेनुएशन है। ठीक है, तो ये जो अटेनुएशन यानी फीडबैक सर्किट क्लोज लूप, ये बेसिकली क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक की ये क्लोज लूप बनती है। तो ये सर्किट जो है ये हमारे पास R2/R1 प्लस R2 यानी ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, और इसको हम यूं लिख सकते हैं कि ये हमारे पास R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, अब इस सर्किट के अंदर हम ये देखें कि चूंकि ये हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के साथ जो है ये कनेक्टेड है नेगेटिव फीडबैक के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि एक लेग जो है वो ब्रिज की लीड लैग सर्किट के साथ है, और दूसरी जो है वो इस एम्पलीफायर या इस ब्रिज की वोल्टेज डिवाइडर के साथ है। एक लेग जो है वो इधर कनेक्टेड है और दूसरी लेग जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इसकी स्टार्टअप कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो इसकी पॉजिटिव फीडबैक की जो कंडीशंस हैं वो वही हैं कि एक तो इनका जो क्लोज लूप गेन है वो स्टार्टअप में ग्रेटर देन यूनिटी हो, और फिर उसके बाद ये सस्टेन करे यूनिटी के ऊपर। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री होना चाहिए, यानी ये जो आउटपुट और इनपुट जो दोबारा इसका फ्रैक्शनल पार्ट बन रहा है ये 0 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ होना चाहिए। ये कंडीशन होगी हमारे पास फीडबैक ऑसिलेटर की जो अभी हमने डिस्कस की। अच्छा, इसका जो कंडीशन यूनिटी रखने के लिए क्लोज लूप को, यानी यहाँ पे जो हमारे पास इसका गेन है वो यूनिटी रखने के लिए वी मस्ट हैव क्लोज लूप गेन जो है वो 3 रखना पड़ेगा हमें। कौन से वाला? ये वाला क्लोज लूप गेन।
तो ये 3 अगर हम रखेंगे तो ये 3 किस सूरत में पॉसिबल है, इसमें अगर हम R1 जो है उसको 2 टाइम्स R2 रखें और इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास 2R2 प्लस R2 ओवर R2, तो यहाँ पे ये 3R2 ओवर R2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब इसकी वैल्यू 3 होगी तो ये हमारे पास 1/3 वैल्यू आ जाएगी b की, और b की वैल्यू हमें दरकार थी 1/3। तो अब हम अगर इसको 3 क्लोज लूप गेन को इसको रखते हैं, इनके यानी इनकी रेशो हमने इस तरह से सेट की कि ये 3 आए, ठीक है, जिसकी वजह से हम अटेनुएशन जो ऑफसेट है वो 1/3 जो है उसको अटेन करके हम इसकी जो प्रोडक्ट है उसको हम यूनिटी में ला सकते हैं। तो इनिशियली इसकी वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी अगर हम इसको क्लोज लूप गेन को ग्रेटर देन 1 रखना चाहते हैं, इसकी जो लूप कंडीशन है, तो फिर ये हमारे पास जो स्टार्टअप कंडीशन होगी वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 1 रखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्टअप में हम इसको गेन जो है वो यहाँ पे लूप गेन जो है वो ग्रेटर देन 1 कर देंगे, और फिर जब हमारा सिग्नल सस्टेन होना शुरू हो जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट ले लेगा, तो फिर हम इसको जो है वो सस्टेन कर देंगे आउटपुट को 1 यूनिटी गेन के हिसाब से, ठीक है। तो ये मीटर हमारे पास था वेन ब्रिज ऑसिलेटर। आपको इसको बुक से जो है वो पढ़िएगा, कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपेंडिक्स बी जो है उसकी डेरिवेशंस को देखिएगा। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।